हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टेक्स्ट बुक्स मेड इजी पर। तो हमारी एनसीईआरटी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और कक्षा 6 का भूगोल विषय का पहला पाठ सौर मंडल में पृथ्वी पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पहले आप सबसे मेरा कहना है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इससे आपकी जो सौर मंडल से संबंधित शंकाएं हैं उन सब का समाधान हो जाएगा। तो चलिए हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी से जब हम आसमान को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, तो हमें छोटे छोटे बिंदु दिखाई देते हैं और ये बिंदु रात पड़ने से पहले कम दिखाई देते हैं और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है ये बिंदु अधिक होते जाते हैं, खूब सारे दिखाई देने लगते हैं, इनकी संख्या बढ़ती जाती है। ये आकाश में चमकते हैं और टिमटिमाते भी है। कुछ बिंदु ऐसे दिखाई देते हैं आकाश में जो धुंधले होते हैं, जो चमकते नहीं हैं, जो टिमटिमाते नहीं हैं। इनमें से कुछ बिंदु खूब चमकते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं चमकते हैं। और रात के समय आकाश में आपको एक बहुत बड़ी आकार वाली एक वस्तु दिखाई पड़ेगी और उस वस्तु का जो आकार है वो बदलता रहता है और उसके दिखने का स्थान भी बदलता रहता है। अच्छा, ये जो वस्तु है इसे हम चंद्रमा कहते हैं। अब चंद्रमा एक महीने में एक बार पूरा दिखाई देता है, ठीक है, और इसे हम पूर्णिमा कहते हैं। जिस दिन चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देता है उस दिन को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णिमा। तथा इसके 15 दिन तक लगातार चंद्रमा छोटा होता जाता है और 15वें दिन ये बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, तो इस दिन को हम कहते हैं अमावस्या। और अमावस्या के बाद अगले 15 दिन तक जो हमारा चंद्रमा है इसका आकार बड़ा होता रहता है और 15वें दिन फिर से चंद्रमा का आकार पूरा दिखाई पड़ता है और इसे हम पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि 15 दिन तक चंद्रमा का आकार बड़ा होता है और उसके बाद अगले 15 दिन तक उसका आकार छोटा होता है, ठीक है। और चंद्रमा का जो आसमान में, आकाश में दिखाई देने का स्थान है वो भी बदलता रहता है, ठीक है। और 2 दिन ऐसे होते हैं जब एक दिन तो जब चंद्रमा पूरा दिखाई दे तो उसको हम पूर्णिमा कहते हैं, तथा एक और दिन ऐसा होता है जब चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, उसको हम लोग अमावस्या कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला बिंदु लेते हैं। तो दिन के समय हमें आकाश में टिमटिमाती हुई वस्तुएं नहीं दिखाई देती है और ना ही हमें चंद्रमा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत अधिक होता है और रात के समय यह प्रकाश नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, इस प्रकाश के कारण ही दिन के समय हमें ये सारी वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। सूर्य, चंद्रमा एवं वह सभी वस्तुएं जो रात के समय हमें दिखाई पड़ती है उन सब को हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं, ठीक है। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, यानी जिनके पास अपनी गर्मी भी होती है और रोशनी भी होती है, ठीक है, और उनका जो आकार है, उनका साइज है वो बहुत बड़ा होता है, उनको हम लोग तारे कहते हैं, ठीक है। तारे अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं और रात के समय हमें जितने भी आसमान में चमकते हुए
टिमटिमाते हुए बिंदु दिखाई पड़ते हैं वह सभी सूर्य है। ठीक है, लेकिन ये हमसे बहुत 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 अधिक दूर है। ठीक है, और इसी कारणवश ये हमें छोटे दिखाई प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़े हैं। और हमारा सूर्य हमारे नज़दीक है। ठीक है, और नज़दीक होने के कारण ही ये इतना बड़ा दिखाई देता है। तो सूर्य भी एक क्या है, तारा है। और इन सब तारों की अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश है, पर हमें जो ये तारे हैं इनकी ऊष्मा और प्रकाश महसूस इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये बहुत दूर है और सूर्य हमारे नज़दीक है। इसलिए हमें सूर्य से जो ऊष्मा आती है और सूर्य का जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर, ये सब हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चर्चा करते हैं। रात के समय हमें बहुत सारे तारे आसमान में दिखाई देते हैं, आकाश में दिखाई देते हैं। अब मनुष्य क्या करता है, उन तारों को देखता है और फिर उनको जोड़कर, अलग अलग तारों को जोड़कर कुछ आकृतियां अपने आप सोचकर बना लेता है। ये जो आकृतियां वो तारों को जोड़कर बनाता है, यह पृथ्वी पर स्थित किसी प्राणी से मिलती जुलती हो सकती है, किसी वस्तु से मिलती जुलती हो सकती है। ठीक है, ये वास्तविक में ये आकृतियां नहीं है, पर ये मनुष्य ने अपने जस्ट सोच के बनाई है। ठीक है, और ये जो आकृतियां, तारों की आकृतियां बनाई है, ये पृथ्वी पर किसी न किसी वस्तु से मिलती जुलती है। तो ऐसे समूह को हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। ठीक है, और ये जो नक्षत्र मंडल है, इनका उदाहरण अर्सा मेजर या बिग बियर है। और एक और जो नक्षत्र मंडल जो बहुत ही विख्यात है, उसका नाम है सप्तऋषि नक्षत्र मंडल। और ये जो सप्तऋषि नक्षत्र मंडल है, ये अर्सा मेजर का ही भाग है, तथा इसमें 7 तारे हैं, या आप कह सकते हैं कि ये 7 तारों का समूह है। ठीक है, और इसके जो 2 तारे हैं उनको जोड़कर अगर देखा जाए, नीचे वाले 2 तारों को देखकर जोड़ा जाए, तो हमें उत्तर की दिशा में एक चमकता बिंदु दिखाई देगा। वह बिंदु ध्रुव तारा होगा। ठीक है, और प्राचीन समय में लोग रात के समय, साफ आसमान होता था, तब नाविक लोग या दूसरे सभी लोग दिशा का ज्ञान करने के लिए ध्रुव तारे का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और ध्रुव तारा जो जब हम रात के समय आकाश में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चमकता हुआ तारा दिखाई दे, वो ध्रुव तारा हो सकता है। लेकिन इसको अगर हम मतलब पूर्णतः सुनिश्चित करना चाहें कि कौन सा तारा ध्रुव तारा है, तो आप सप्तऋषि नक्षत्र मंडल से इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, और सप्तऋषि नक्षत्र मंडल से जब हम 45 डिग्री का कोण बनाएंगे और हमारी आंखों से देखेंगे, तो जो 2 तारे हैं नीचे के, उनमें से जो रेखा पार होगी वह आगे जाकर ध्रुव तारे की तरफ अंकित करेगी। ठीक है, तो अब हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ऐसे खगोलीय पिंडों के बारे में चर्चा करते हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश दोनों नहीं होते। तो ऐसे खगोलीय पिंडों को हम लोग ग्रह भी कह सकते हैं और उपग्रह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अब जो ग्रह होते हैं, ये क्या होते हैं कि तारों के प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित करते हैं। इनका अपना कोई भी प्रकार का प्रकाश नहीं होता और ना ही इनके पास अपनी ऊष्मा होती है। अब ग्रीक भाषा के शब्द प्लैनेटाई से प्लैनेट यानी ग्रह शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ है भ्रमण करने वाला या परिक्रमण करने वाला या चारों दिशा में घूमने वाला।
ठीक है। तो हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है और पृथ्वी के पास कोई भी किसी भी प्रकार की अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं है। ये सूर्य से प्राप्त ऊष्मा और प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित करता है। और हमारी पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक तारा है वह सूर्य है और ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखें तो हमें पृथ्वी उसी प्रकार चमकती हुई दिखाई देगी जैसे हमें पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई देता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं चंद्रमा पर। ठीक है। तो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। ये एक प्राकृतिक उपग्रह है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। यह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है। और हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त करते हैं। जैसे पृथ्वी के पास अपना चंद्रमा है उसी प्रकार अन्य ग्रहों के पास भी अपने चंद्रमा है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह भी है जिनके पास अपने चंद्रमा नहीं है और कुछ ऐसे ग्रह भी है जिनके पास 53 के लगभग उपग्रह मौजूद है। ठीक है। उनके पास अपने 53 चंद्रमा है। अब हम इस चर्चा के बाद इतना तो जान ही चुके हैं कि ग्रहों और तारों के बीच में क्या भेद है, तो ये अंतर हमें स्पष्ट हो चुका है। ठीक है। तो बताता हूं मैं एक दो अंतर। तारे बहुत बड़े होते हैं, ग्रह छोटे होते हैं। तारों के पास अपना ऊष्मा तथा प्रकाश होता है और ग्रहों के पास नहीं होता। ठीक है। ग्रह तारों के चारों ओर घूमते हैं। ठीक। और तारे ऐसे ग्रहों के चारों ओर नहीं घूमते। ठीक। तो जो हमारा अगला चर्चा का बिंदु है वह है सौरमंडल। ठीक है। तो अब सौरमंडल क्या है जी? सूर्य, 8 ग्रह, सभी उपग्रह और बाकी सारे खगोलीय पिंड जैसे उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है। और सौरमंडल का जो केंद्र है वो क्या है? सूर्य है। और इसीलिए सूर्य को सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है। अब जो पुराने समय में रोमन कथाएं होती थी उनमें सूर्य को सोल कहा जाता था। ठीक है। और सोल को कहानियों में, रोमन कहानियों में देवता का दर्जा मिला हुआ था। ठीक है। सौर का अर्थ है सूर्य से संबंधित, तो इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में बहुत बड़ा गर्म गैसों से बना हुआ पिंड है। सूर्य अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी ग्रहों को तथा सभी उपग्रहों को अपनी कक्षा में पकड़ कर रखता है तथा जो दूसरे पिंड भी है उनको सौर परिवार में बांध कर रखता है और अपने से दूर नहीं जाने देता। यह कारण है कि सभी खगोलीय पिंड अपनी कक्षाओं में स्थिर रहते हैं। ठीक है। इधर उधर नहीं हो पाते हैं। सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले विषय को लेते हैं। ग्रह। सौर मंडल में 8 ग्रह है। पहले हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह थे? 9 ग्रह थे। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार उनके नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। पहले प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अब उसको बौना ग्रह माना जाता है, उसको ग्रह नहीं माना जाता। सौर मंडल के सभी ग्रह, सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है। और ये पथ कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार पथ है। इसको अंग्रेजी भाषा में हम लोग बोलते हैं इलिप्टिकल। ना ये गोला है, बिल्कुल गोल है
और ना ही ये बिल्कुल एक चक्र के समान है। ठीक है, एक बहुत ही बड़े वृत्त के आकार का है ये। ठीक है, और जिस रास्ते पर ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उस रास्ते को उनकी कक्षा कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है तथा इसका एक दिन पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर है। ठीक है, अब अगला ग्रह जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है तथा यह सवेरे भी दिखता है और शाम होने के समय भी आसमान में चमकते हुए बिंदु के रूप में दिखता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी भाषा में मॉर्निंग स्टार तथा इवनिंग स्टार भी कहते हैं। सन 2006 में एक बैठक हुई और किसकी बैठक हुई? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संस्थान की। और उन्होंने बैठक करके प्लूटो का जो ग्रह का दर्जा था उसको समाप्त कर दिया गया। प्लूटो में जो गुण थे वो बौने ग्रह के गुण थे और ऐसा ही एक और 2003 में UB 313 नाम का खगोलीय पिंड मिला। तो उस खगोलीय पिंड और प्लूटो में बहुत समानताएं थी और उस खगोलीय पिंड को बौना ग्रह माना गया। इसलिए प्लूटो को जो है ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया तथा उसको एक बौना ग्रह माना गया। अब जिस ग्रह के विषय में हम बात करेंगे वह एक अद्भुत ग्रह है और यही ग्रह हमारा निवास भी है। इसका नाम पृथ्वी है। सौर मंडल में या आप कह सकते हैं ब्रह्मांड में अभी जितने भी ग्रहों के बारे में हमारे पास जानकारी है, सिर्फ ये एक ही ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन उपलब्ध है। ये ध्रुवों पर चपटी है। ठीक है, और पृथ्वी का आकार कैसा है? भूआब है, यानी पृथ्वी नुमा। इसको अंग्रेजी भाषा में जियोइड भी बोलते हैं। ठीक है, और पृथ्वी ना तो ज्यादा गर्म है और ना ज्यादा ठंडी है। यहाँ संतुलित तापमान है और पृथ्वी पर वायु है, पानी है, ठीक है, ऑक्सीजन है और बहुत सारी चीजें हैं और इन सब चीजों की उपलब्धता ही पृथ्वी को अनोखा ग्रह बनाती है तथा पृथ्वी सिर्फ एक ही ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन उपलब्ध है। पृथ्वी पर 2/3 हिस्से में जल है और इसलिए जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो ये नीली दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि जल का जो रंग है वो नीला है और इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में, जमीन से ज्यादा बहुत अधिक मात्रा में जल उपलब्ध है और जल ही पृथ्वी पर जीवन का कारण है। अब हम चंद्रमा के विषय में जानते हैं। रात के समय आकाश में जो हमें सबसे बड़ी वस्तु दिखाई देती है वह चंद्रमा है। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कि यह पृथ्वी के चारों ओर, ग्रहों के चारों ओर घूमने वाली वस्तु को उपग्रह कहा जाता है। तो जो पृथ्वी का उपग्रह है उसका नाम चंद्रमा है। ठीक है, और चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से 1/4 है। ठीक है, यह बहुत बड़ा दिखाई देता है पृथ्वी से क्योंकि यह पृथ्वी के बहुत निकट है, पास है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 मीटर लगभग है और चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लगता है और इतना ही समय चंद्रमा को अपनी धुरी में या अपनी धुरी पर घूमने में लगता है। इसलिए हमेशा पृथ्वी पर चंद्रमा की एक ही सतह या चंद्रमा का एक ही तरफ का हिस्सा दिखाई देता है। मनुष्य ने भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृत्रिम मानव निर्मित उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा है रॉकेट द्वारा।
यह उपग्रह भी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटते हैं या एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। ठीक है, यह उपग्रह मनुष्य को सारी जानकारियां जैसे मौसम कैसा रहेगा या पृथ्वी के नक्शे बनाने में या हमारी जो एक दूसरे से हम लोग संचार करते हैं उसमें मदद देते हैं। ठीक है, और इन उपग्रहों को मनुष्य ने बनाया है, इसलिए इनको कृत्रिम उपग्रह या मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। मनुष्य रॉकेट की मदद से इन कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजता है। ठीक है, अब देखिए इन उपग्रहों का कार्य होता है कि ये खूब जानकारी इकट्ठी करे अंतरिक्ष के विषय में या खगोलीय पिंडों के विषय में। कई किताबों में 20 जुलाई लिखा हुआ है तथा बहुत सी किताबों में 21 जुलाई लिखा हुआ है। तो 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के व्यक्ति थे, अमेरिका के रहने वाले थे। यह विश्व के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा, यानी कि चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अब हम क्षुद्र ग्रहों के विषय में जानेंगे। क्षुद्र ग्रह बहुत बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े हैं और ये चट्टानों के टुकड़े मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी एक बहुत बड़ी पट्टी है और यह माना जाता है खगोल शास्त्रियों द्वारा कि ये क्षुद्र ग्रह या तो किसी ग्रह में विस्फोट होने के कारण जो मलबा अंतरिक्ष में वितरित हुआ उसके हिस्से हैं या फिर ये अन्य ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह भी जिस प्रकार अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार ये क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। हमारी चर्चा का अगला बिंदु है उल्का पिंड। उल्का पिंड भी खगोलीय पिंड है और ये भी बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े हैं, लेकिन जो क्षुद्र ग्रह थे उनसे ये बहुत छोटे होते हैं। क्षुद्र ग्रहों को अंग्रेजी भाषा में एस्ट्रॉयड्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो उल्का पिंड उनसे बहुत छोटे हैं और ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। कई बार पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इनको अपनी तरफ खींच लेती है और ये पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जो वायुमंडल में स्थित हवाएं या गैसें हैं और वायुमंडल के साथ इनका घर्षण होता है और इस घर्षण के कारण प्रकाश पैदा होता है, गर्मी पैदा होती है और इससे ये चमकते हुए प्रतीत होते हैं। और ज़्यादातर उल्कापिंड हमारे वायुमंडल में ही जलकर इस घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ उल्कापिंड पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं और पृथ्वी की परपट्टी के साथ टकराकर बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करते हैं। ठीक है, रात के समय जब हम आकाश में देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि एक चौड़ी फैली हुई सफ़ेद पट्टी जो आकाश में एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई देती है, यह एक चमकदार रास्ते जैसी प्रतीत होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। हजारों लाखों सौरमंडल, हजारों लाखों तारे मिलकर आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। अब आकाश गंगा को अंग्रेजी भाषा में गैलेक्सी बोलते हैं और हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम मिल्की वे है। ठीक है, क्या है? मिल्की वे, और इसे हम आकाश गंगा भी कहते हैं। प्राचीन भारत के खगोल शास्त्रियों ने इसको एक प्रकाश की बहती हुई नदी माना है तथा उस समय इनको आकाश गंगा नाम दिया गया। ठीक है, आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है।
लाखों आकाशगंगा मिलकर क्या बनाती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक है, ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इसके आकार की भी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। हमें ब्रह्मांड के विषय में बिल्कुल जानकारी नहीं है, या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी सी जानकारी है। ठीक है, ना तो हमें इसका आकार पता है और ना इसके विषय में यह पता है कि ये कहाँ तक फैला हुआ है, कितना विशाल है, कितना बड़ा है, दिखने में कैसा है। ठीक है, पर हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हमारा सौरमंडल या फिर जो हमारा सूर्य है तथा हमारे ग्रह है, ये सब इस आकाशगंगा का हिस्सा है। अब सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने के लिए प्रकाश को लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले बिंदु को लेते हैं। प्राचीन भारत के विश्व विख्यात खगोल शास्त्री जिनका नाम आर्यभट्ट था, उन्होंने उस समय कह दिया था कि ग्रह तथा चंद्रमा ये जो चमकते हैं, ये इसलिए चमकते हैं क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं और इनके पास अपनी प्रकाश ऊष्मा नहीं है। तो ग्रहों के चमकने का कारण आर्यभट्ट ने प्राचीन काल में ही बता दिया था। ठीक है, अब देखिए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून ये ऐसे ग्रह हैं जिनके पास, ठीक है, छल्ले हैं। इन चारों ग्रहों के पास क्या है? छल्ले हैं, यानी इनके चारों ओर क्या है? रिंग्स है। ठीक है, और सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है और ये बुध ग्रह 58 मिलियन किलोमीटर दूर है सूर्य से, तथा यह 59 दिनों में एक बार अपनी धुरी पर घूमता है। अर्थात पृथ्वी के 59 दिन और बुध का एक दिन बराबर है, तथा 88 डेज या दिनों में सूर्य का पूरा चक्कर लगाता है। यानी कि बुध ग्रह का एक वर्ष कितने दिनों का है? 88 दिनों का। और वहां पर एक दिन कितने दिनों का है? पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर है? 59 डेज के बराबर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सूर्य से दूसरा सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है। ठीक है, और ये सूर्य से लगभग 108 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, शुक्र पर एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर है। अर्थात शुक्र को एक बार अपनी धुरी पर चक्कर काटने का जो समय लगता है वह 243 दिन है, तथा सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर मारना, ठीक है, यानी कि घूमकर पूरे सूर्य का एक चक्कर लगाना, इसका जो समय लगता है बुध ग्रह को वह है 255 दिन। ठीक है, पृथ्वी के 255 दिन। अब हम पृथ्वी के विषय में जानते हैं। पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है तथा यह आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल में। सूर्य से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने के लिए 365 1/4 दिन लगते हैं, तथा अपनी धुरी पर अपने स्थान पर एक चक्कर या एक बार घूमने के लिए लगभग 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब देखिए, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है तथा पृथ्वी का एक उपग्रह है। ठीक है, जिसे हम चंद्रमा के रूप में जानते हैं या जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। ठीक है, अब अगला ग्रह जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वह है मंगल ग्रह। ठीक है,
मंगल ग्रह सूर्य से चौथा सबसे दूर का ग्रह है। यह लगभग 228 मिलियन किलोमीटर सूर्य से दूर है। मंगल ग्रह का एक वर्ष 687 दिन का होता है, अर्थात मंगल को एक बार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए 687 दिन लगते हैं और इसको लगभग 24 घंटे ही अपनी धुरी पर या अपने स्थान पर घूमने में लगते हैं। यानी कि पृथ्वी और मंगल ग्रह का जो दिन है, एक दिन है, उसका समय लगभग एक सा है। ठीक है। मंगल के 2 उपग्रह है। ठीक है। अब हम हमारे सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रह, सबसे बड़े ग्रह जिसका नाम बृहस्पति है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। हमारे सौर मंडल में सूर्य से दूरी के अनुसार जो बृहस्पति है वह 5वां ग्रह है। बृहस्पति सूर्य से 778 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है। और बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में या सूर्य की परिक्रमा करने के लिए लगभग 11 साल 11 महीने लगते हैं। ठीक है। और इसको अपने अक्ष पर या अपने स्थान पर एक बार घूमने के लिए 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं। और बृहस्पति के जो चंद्रमा है उनकी संख्या 53 है। ठीक है। हमारे सौर मंडल में 4 ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले हैं या जिनके चारों तरफ रिंग्स है। उनमें से बृहस्पति भी एक है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तथा अगले ग्रह पर चर्चा करते हैं। हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे विशालतम ग्रह शनि है और बृहस्पति के भांति शनि के भी चारों तरफ छल्ले हैं या रिंग्स है। तो उन 4 ग्रहों में से जिनके चारों तरफ छल्ले हैं, शनि भी एक है। शनि सूर्य से 1427 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा यह सूर्य से छठा सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक है। शनि को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29 साल 5 महीने लगते हैं और इसको अपने स्थान पर या अपनी कक्षा में घूमने के लिए 10 घंटे 40 मिनट लगते हैं। ठीक है। और शनि के भी लगभग 53 के आसपास चंद्रमा है। अब हम अगले ग्रह यूरेनस पर चर्चा करते हैं। सूर्य से 7वां सबसे नजदीक ग्रह यूरेनस है। यह लगभग 2869 मिलियन किलोमीटर दूर है तथा इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए 84 वर्ष लगते हैं और यूरेनस को अपने अक्ष पर या अपने स्थान पर एक बार घूमने के लिए 17 घंटे 14 मिनट लगते हैं तथा यूरेनस के 27 उपग्रह है और यूरेनस भी उन 4 ग्रहों में शामिल है जिनके चारों तरफ छल्ले हैं। ठीक है। तो अब हम हमारे सौर मंडल के अंतिम ग्रह या 8वें ग्रह के विषय में चर्चा करेंगे। यह ग्रह सूर्य से सबसे दूर है और इसका नाम है नेपच्यून। ठीक है। ये सूर्य से लगभग 4496 मिलियन किलोमीटर दूर है तथा इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में 164 साल लग जाते हैं और अपने अक्ष पर या अपने स्थान पर घूमने के लिए
16 घंटे 7 मिनट का समय लगता है। नेपच्यून के भी चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं या रिंग्स पाई जाती है। ये रिंग्स वाला चौथा ग्रह है, ठीक है। और नेपच्यून के लगभग 13 अपने उपग्रह है। और इसी के साथ जो हमारी ग्रहों पर चर्चा थी वो समाप्त होती है। अब हम ग्रहों को उनके गुणों के आधार पर 2 हिस्सों में विभाजित करेंगे, ठीक है, सारे ग्रहों को, ठीक है। तो ऐसे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक है और जो चट्टानों से बने हुए हैं और उनके बहुत ज़्यादा चंद्रमा नहीं हैं, ठीक है, और उनका जो आकार है वो छोटा है, ठीक है। ऐसे कितने ग्रह हैं? 4 ग्रह। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, ठीक है। अब ऐसे ग्रह जो सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है और उनका जो आकार है वो बहुत विशाल है, बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, और वो गैसों और तरल पदार्थों से बने हुए हैं और उनके चारों तरफ क्या है? छल्ले हैं, ठीक है, और इनके बहुत सारे उपग्रह हैं, ठीक है, सबके 2 से अधिक उपग्रह हैं। तो यह ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। और इन ग्रहों को बाहरी ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करूंगा कि आपको ये पाठ पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो खूब कमेंट करें, खूब शेयर करें और खूब लाइक करें, ठीक है। और अगर इस पाठ के संबंधित आपकी कोई समस्या है या आपको कोई बिंदु और अधिक समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।